नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। एक स्थानीय अदालत ने साल 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की सहमति दे दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर के नंगला मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में हुई जाट महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिए थे। इनके खिलाफ ये मुकदमा शिखेड़ा पुलिस थाने के एसएचओ चरण सिंह यादव ने दर्ज कराया था। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सफाया हो गया था। बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओराकांदी स्थित मातुआ समुदाय के मंदिर में पहुंचे। मातुआ संप्रदाय के संस्थापक हरिचांद ठाकुर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मातुआ समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जाने और वहां दर्शन करने की यह घटना ऐसे दिन हुई है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय के लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो लगभग 60 से 70 सीटों पर चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को मोदी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने भी बांग्लादेश की मुक्ति के लिए सत्याग्रह किया था और जेल भी गए थे। उन्होंने कहा था कि ये उनके शुरुआती आंदोलनों में से एक था और उस समय वे किशोर उम्र से थोड़े से ही ज़्यादा उम्र के थे। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि एशिया में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक बंगाल में 36.09% और असम में 26.37% मतदान हो चुका था। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की इन 30 सीटों में से बीजेपी को किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन असम में उसने 47 में से 27 सीटें जीती थी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है, तो असम में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि अचानक मतदान प्रतिशत कम कैसे हो गया। टीएमसी ने चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत की है। दूसरी ओर हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार पर हमला होने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। ये हमला कांथी इलाके में हुआ है। हमले के समय सोमेंदु कार में नहीं थे। खबरों के मुताबिक पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता की लाश मिली है, तो सालतोड़ो में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बांकुड़ा और मेदिनीपुर के गड़बेता में बीजेपी के लोगों ने हिंसा की है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोगों ने पोलिंग बूथ में घुसकर गड़बड़ी करने की कोशिश की है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और लॉकडाउन लगाने की अटकलें चल रही हैं। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है और लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। 23 मार्च से ब्लॉक हुई स्वेज नहर के कारण भारत की शिपिंग लाइन खासी प्रभावित हो रही है। नहर के उत्तर और दक्षिण की ओर 200 जहाज फंसे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 350 तक पहुंच सकता है। इस संकट के कारण समुद्र में दोनों ही ओर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों की संख्या में जहाज और तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इस वजह से क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है और इसमें करीब 3% की तेजी आई है। केंद्र सरकार ने इस मुश्किल हालात को संभालने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम बनाया है।
महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। सचिन ने इस बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने लोगों से कोरोना से जुड़े दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि उनका पूरा परिवार कोरोना से सुरक्षित है और वे सभी कोरोना जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 62,336 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 17 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 289 लोगों की मौत हुई है और ये 30 दिसंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है। उनके मुताबिक ये चर्चा का विषय ही नहीं है। संजय राउत लंबे वक्त से एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की हिमायत करते आ रहे हैं। राउत कह चुके हैं कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता यूपीए की अगुवाई करें और अगर ऐसा होता है तो कई दल इससे जुड़ेंगे, लेकिन राउत की ये मांग कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी यूपीए पर सवाल उठाए गए थे। शिवसेना ने कहा था कि यूपीए को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनजीओ है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ऑफिशियल सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का मामला सामने आया था। इस रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला द्वारा मंत्रियों विधायकों के फोन बगैर इजाजत के टैप किए जाने को बड़ा अपराध बताया गया है। कुंटे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रश्मि शुक्ला ने इंडिया टेलीग्राम एक्ट के तहत फोन टैप करने की इजाजत सरकार से मांगी थी, लेकिन इंडिया टेलीग्राम एक्ट के तहत सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों के दौरान ही फोन कॉल टैप किए जा सकते हैं। ऐसे में रश्मि शुक्ला ने फोन टैप करके गुनाह किया है और निजता का हनन किया है। कुंटे ने लिखा है कि रश्मि शुक्ला ने उनसे और गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की है और बगैर इजाजत प्राइवेट लोगों के फोन टैप करने के लिए अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश भर के लोगों को फिर से परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,336 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 17 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 289 लोगों की मौत हुई है और ये 30 दिसंबर के बाद सबसे ज़्यादा है। बीते 24 घंटों में एक्टिव मामलों में भी जबरदस्त उछाल आया है और एक ही दिन में 32,000 मामले बढ़ गए हैं। कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 4.5 लाख से ज़्यादा हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों का यह आंकड़ा अचानक 40 से 50 और फिर 60,000 तक पहुंच गया है। कई राज्यों में कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इसके बाद से ही सरकार के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द सामने आया है। रावत ने एक कार्यक्रम में अपनी तुलना अभिमन्यु से कर डाली। रावत ने कहा कि जब अभिमन्यु को कौरवों के द्वारा छल कपट से मारा जाता है तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, वो हाथ खड़े करके कहती है कि इसका प्रतिकार करो पांडवों। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से महज 9 दिन पहले हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को इस पद पर बैठाया गया है, जो अपने बयानों के लिए बीते कुछ दिनों में काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत अवैध शरणार्थियों की राजधानी नहीं बन सकता है। केंद्र ने यह दलील जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें म्यांमार भेजे जाने को लेकर कही। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि म्यांमार की सेना अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सम्मान करने में नाकाम रही है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच ने याचिका पर विस्तार से दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम इसे आदेश के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। अभी तक की खबरों के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।